पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। देखिए बहुत सारी बात वो कर रहे थे कि वो आगरा से मैं आया हूं। आगरा का नाम समझ के लोग गलत समझते हैं। हमने तो कई बार मधु जी को वहां बुलाया है, हर बार ये सोच के बुलाते हैं वहां ठीक हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए अभी तक। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बड़े प्रयोगधर्मी कवि हैं। एक बार मेरे यहाँ सैटरडे को आए, हाफ पैंट पहने हुए थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया ये हाफ पैंट कैसे? हाफ पैंट का मतलब ये मत समझ लेना किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो मैंने वैसे ही पूछा कि आप भैया ये हाफ पैंट पहन के कैसे आ गए? बोले भैया आज सैटरडे है, हाफ डे है, इसलिए मैं हाफ पैंट पहन के आया हूं। मैंने तुरंत इनके पैर छू लिए, बोले भैया मेरे यहां संडे को मत चले आना। देखिए आपने हिंदी का इतना बड़ा कवि सम्मेलन आपने कराया है, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। मेरी एक भतीजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, मैंने एक दिन उससे पूछा बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चली? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। वाह ये स्थितियां साहब। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। हाँ तो देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आप भी ऐसी परीक्षाएं देते हैं, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी है। 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। एक लड़का था, दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वाह वो पर्ची पकड़ी गई कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। जय हो। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। यदि नकल करते पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। आदरणीय मंत्री जी, पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा सर, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। मैंने बात अच्छी कही, आपकी तालियों से मैं आशीष चाहूंगा। जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं सर, पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग का ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घा से घुड़की और देते हैं। ये स्थितियां साहब। पहले मंत्री जी कोई भी नेता होता था, अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था
तो कहता था साहब मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास जाता है कहता है साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिए, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। मैंने बात अच्छी कही है, एक बार मैं चाहूंगा कि तालियों से आप मुझे। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। ये स्थितियां आ गई है साहब। मेरे कॉलेज लाइफ की एक रचना है, आपको ऐसा लगे जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन मैंने व्यंग करने की कोशिश की है कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि 5 वर्षीय बच्चा रोता चला आ रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी मां से बिछुड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा बेटे तुम अपनी मां का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते, नहीं इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी मां के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था, उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी मां की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की राह नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। क्या बात है। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी मां तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता, अरे न तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछल कर भी नहीं पकड़ सकता था। क्या कहने बाप बन जी। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछल कर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से बढ़िया न अपने बच्चे से प्यार था। मित्रों मैं एक अंतिम रचना को पढ़ना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति में। इस रचना ने मुझे पूरे देश में पहचान दी है। तो जब मैं मॉरिशस गया तो वहां पर एक गर्ल्स हिंदू कॉलेज है, वहां पर मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी। यहां की भारत की फिल्में वहां बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। पर मैं इसे इस देश का सौभाग्य कहूं दुर्भाग्य कहूं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित है। 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भी अपने हाथ खड़े कर। देखिए मैंने मल्लिका शेरावत को फिल्म इंडस्ट्री की धार्मिक महिला इसलिए कहा क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है। और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब यह शरीर नाशवान है तो जिसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। तो मैंने प्रयोग किया, कुछ बॉलीवुड के संदर्भ लिए। जब मुझे प्रसून जोशी जी ने टॉपिक दिया तो मैं उस रचना को पढ़ना चाहता हूं और अपना स्थान लूंगा। आज जो भी स्थितियां हो रही हैं वो शायद उन स्थितियों पे बहुत सटीक रचना बैठती है। मैं चाहता हूं एक बार मुझे खुलकर तालियों से आदेशित कर दीजिए कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। वाह, महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे कि सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। क्या बात है। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन की ओर नहीं बढ़ रहे हो? मुझे छोड़कर तुम हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन की ओर नहीं बढ़ रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है।
कि कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। शाबाश। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हर्ष होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत